नमस्कार। आप देख रहे हैं दहशत। मैं हूं शाकाल बाबा। दहशत के इस खास कार्यक्रम में दहशतगर्दों को करेंगे बेनकाब। दहशत की उन तस्वीरों को आपके सामने लेकर आएंगे। हमारा मकसद दहशत फैलाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। देखते रहिए दहशत। साउथ में पोंगल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 14 जनवरी को जहां मकर संक्रांति मनाते हैं, वहीं साउथ में पोंगल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार ऐसा होता है जिसमें महिलाएं अपने ससुराल जाती हैं और मैके में जाकर इस त्यौहार को बनाती हैं, खुशियां से मनाते हैं। लेकिन गुरुमूर्ति और माधवी, उस परिवार, उस घर में दो ही लोग रह रहे थे और जो उनके दो बच्चे थे वो अपनी मौसी के यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद पति पत्नी में विवाद हो जाता है और गुरुमूर्ति जो अपनी माधवी का, पत्नी का गला दबा देता है। जोश में, आवेश में गुरुमूर्ति पत्नी की हत्या तो कर देता है, लेकिन बाद में उसे पछतावा भी होता है और उसे डर भी सताता है, कहीं ना कहीं अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसा होगा। ये चिंता उसे सताने लगती है और इसी डर को, इसको खत्म करने के लिए वो एक प्लान बनाता है। अपनी पत्नी को, उसको बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े करता है और उसके जो डेड बॉडी के छोटे छोटे पीस करके कुकर में डालकर उसे उबालता है। गुरुमूर्ति को फिर डर लगता है कि जो पीसीज हैं, मांस है, उसको उबाल तो दिया जाएगा, लेकिन जो हड्डियां हैं उनका क्या किया जाएगा। गुरुमूर्ति उस हड्डियों के लिए इमाम दस्ता लेकर आता है और हड्डियों का चूरमा बनाता है। उसका चूरमा बनाकर और मांस को उबाल कर दोनों को ले जाकर तालाब में डाल देता है। तालाब में मछलियां उस मांस को खा जाती हैं और जो उसका कहीं निशान नहीं रहता। माधवी की माँ से अक्सर रोज कई बार बात होती थी माधवी की अपनी माँ से, लेकिन जब देखा माँ ने जब फ़ोन किया 14 तारीख को तो बात नहीं हो पाई, तो माँ ने समझा कि हो सकता है त्यौहार हो, इस कारण माधवी से बात नहीं हो पा रही। उसने दूसरे दिन फिर फ़ोन मिलाया तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। फिर तीसरे दिन मोबाइल मिलाती हैं तो फिर स्विच बन जाता है। तो माधवी की माँ को कहीं ना कहीं डर सताता है कि जो बेटी, माँ बेटी परिवार में अक्सर फ़ोन पर बात करती थी, खुशियाँ अपनी बांटती थी, चर्चाएँ करती थी, दुख दर्द की बात करती थी, आखिर 2 दिन 3 दिन हो गए उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। पत्नी ने, माँ ने अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, माधवी का फ़ोन है वो मिल नहीं रहा है और उसका स्विच ऑफ जा रहा है। तो पति ने कहा, उस माधवी के बाप ने, हो सकता है त्यौहार का समय है, हो सकता है माधवी कहीं व्यस्त हो, इस कारण बात ना हो पा रही हो। लेकिन माँ है, माँ को कहीं ना कहीं डर था, उसे कहीं ना कहीं शंका हुई। उसने अपने दामाद को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा कि माधवी कहाँ है, उससे मेरी बात करा दो। दामाद इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं टालने लगा। उसने कहा, माधवी नाराज होकर कहीं चली गई है, मैंने उसको ढूंढा है, उसके बाद वो मिल नहीं रही है, हो सकता है अपनी सहेली के पास कहीं चली गई हो। और जब दामाद को माँ फ़ोन मिलाती है और पूछती है कि माधवी से मेरी बात करा दो, तो माधवी से जब माँ की बात नहीं हो पाती तो दामाद पर माँ को कहीं ना कहीं शक होता है। माधवी के माता पिता दामाद के घर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बेटी कहाँ है हमारी। दामाद बताते हैं, मुझसे नाराज़ हो गई थी, मैं समझ रहा था हो सकता है वो मायके चली गई हो, लेकिन आपके यहाँ भी नहीं आई। उसके बाद वो साथ मिलकर ढूंढते हैं। मामला संदिग्ध जब लगता है, 14 तारीख की घटना होती है, उसके बाद भी 15-16 तारीख को भी कहीं भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। उसके बाद माँ बाप को कहीं ना कहीं शक होता है। माँ बाप दामाद को लेकर थाने में जाते हैं और माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। गुरुमूर्ति सैनिक होता है और डीआरडीओ में सर्विस करता है, इसी कारण पुलिस उस पर दबाव नहीं बनाती है। पुलिस इस मामले को बड़े हल्के में लेती है। लेकिन लड़की के माँ बाप, जो माधवी के माता पिता हैं, वो पुलिस पर दबाव बनाते हैं, उसके पुलिस हरकत में आती है। पुलिस गुरुमूर्ति से सख्ताई से पेश आती है और बात करती है। उसके बाद गुरुमूर्ति कहीं ना कहीं टूट जाता है। गुरुमूर्ति बताता है कि मुझसे ऐसी घटना हुई है और ये घटना कैसे हुई है मैं आपको घर पर ले जाके बताता हूँ। पुलिस जब गुरुमूर्ति को लेकर घर पहुंचती है तो गुरुमूर्ति अपने घर के बाथरूम में जाता है और उसके बाद किचन में जाता है
और पुलिस को बताता है मेरी पत्नी यहाँ बाथरूम में थी, उसके बाद किचन में आई और उसके बाद ये कुकर है, इसमें मैंने इसको पकाया और उसके पकाने के बाद मैंने इसे मछलियों को डाल दिया। ये का जब ये सच बात सुनकर पुलिस भी कहीं ना कहीं घबरा जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि बड़े से बड़ा जल्लाद भी जब घटनाओं को सुनता है वो भी कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी भयंकर तरीके से, इतनी दर्दनाक तरीके से अपनी पत्नी को, जिसको 7 जन्मों के फेरे लिए और उससे 2 बच्चे लंबे समय से साथ जीवन बिताने वाला पति इतना क्रूर कैसा हो सकता है। अपनी पत्नी के हत्या करने के बाद उसको बाथरूम में उसके कई दिन तक पीस काटता है और उसको कुकर में जलाकर उसकी डेड बॉडी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, जिससे कि वो पकड़ा ना जाए। आखिर इतना क्रूर पति कैसा हो सकता है? वो सैनिक जिसने सेना में आदर्श और सिद्धांत और सुरक्षा और देशभक्ति की भावना जिसमें होती है सैनिक में, वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है? उसने पुलिस को बताया कि मैंने ये जो है अपनी पत्नी की अचानक आपसी झगड़े में, आपस में विवाद हो गया था, उसमें उसकी मौत हो जाती है अचानक और मैं घबरा जाता हूँ। मुझे बच्चों की पढ़ाई की, शिक्षा की और भविष्य की चिंता होती है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। गुरुमूर्ति ने बताया पुलिस को कि मैंने अपनी पत्नी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसकी डेड बॉडी को मैंने ठिकाने के लगाने के लिए सोचा, लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी में रह रहा हूँ, कहीं पकड़ा जा ना जाऊँ, इसीलिए मैंने बाथरूम में उसके छोटे छोटे पीस किए, उसको काटा और उसके मांस को मैंने ये कुकर में इसे बॉयल करके इसके मांस कुकर में मांस के टुकड़े कर करके उसको पका रहा हूँ और उसे गला रहा हूँ। और जो पूरी डेड बॉडी की हड्डियाँ हुई उसको मैंने ग्राइंडर से काट कर और उसका चूरमा बना लिया और चूरमा बनाकर मीट को और हड्डी के मांस को दोनों को ले जाकर मैंने इसे मछली के तालाब में मछली को खिला दिया। मूर्ति पत्नी के टुकड़े करके मांस को तो कुकर में जला देता है, वहीं बाथरूम के अंदर जो भी मांस होता है उसको भी ख़त्म कर कर साथ में मिलाकर और पूरे घर की सफाई कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई घटना नहीं हुई। 3 दिन तक वो उस मांस को कुकर में 72 घंटे तक उस लाश को, अपनी बीवी की लाश को टुकड़े कर करके 3 दिन तक उसको पकाता है, उसको उबालता है और मछलियों को डाल देता है। 3 दिन तक ये पूरा पूरा क्रम चलता है। उसके बाद वो कुकर को साफ कर देता है, घर की सफाई ऐसी कर देता है कोई फॉरेंसिक टीम अगर आए तो भी वो देख ना पाए, जांच ना कर पाए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। पुलिस के सामने जब सैनिक ये स्वीकार कर लेता, उसके बाद जब पुलिस जांच में जुटती है तो घर में ना तो माधवी के लाश का कोई टुकड़ा मिलता है, ना कोई छोटी सी भी कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और पूरे घर की जांच करती है। लेकिन उसके बाद भी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड पूरी जांच करती है, उसके बाद भी कोई बाल का टुकड़ा भी, मांस का लोथड़ा, कोई छोटा सा पीस भी ऐसा नहीं मिल पाता जिससे कि ये पुष्टि हो सके कि यहाँ माधवी की हत्या की और ये ऐसा इतना बड़ा कांड यहाँ हो गया। सैनिक कितना शातिर था, उसने इतने बड़ी घटना को अंजाम भी दे दिया और उसके बाद उसने सबूत मिटा दिए। कानून कहीं ना कहीं सबूत देता है, उसके बाद ही फैसला सुनाता है। लेकिन यहाँ समस्या ये थी, माधवी के ना तो लाश का कोई टुकड़ा मिलता है, तालाब के अंदर पुलिस गोताखोर को भी लगाती है, वो सोचती है, ढूंढती है कि कहीं माधवी की लाश का टुकड़ा मिल जाए, कोई हड्डी का पीस मिल जाए जिससे डीएनए की टेस्ट होकर जांच हो जाए। लेकिन कोई भी पीस तालाब में नहीं मिलता, क्योंकि जिस प्रकार से उसने प्लानिंग के तहत मांस को तालाब में डाला और मछलियां उस मांस को पूरी तरीके से ख़त्म कर गई, शायद इसी कारण मांस का कोई भी टुकड़ा ना तो तालाब में मिला और ना घर में मिला, ना कुकर में मिला। पुलिस ने सब चीज़ें जब्त तो कर ली, कुकर भी जब्त कर लिया, घर से फॉरेंसिक टीम ने जो जांच की बहुत सारी चीज़ें उठा भी ली, लेकिन जांच में अभी भी पुलिस के सामने कुछ नहीं आया। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट सबूत मांगता है, उसके बाद सबूत न मिलने के कारण शायद ये सैनिक बरी भी हो जाए, ये पति बरी भी हो जाए। लेकिन वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाला, पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला ये ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद पुलिस भी डर जाए और जल्लाद भी कांप जाए। ऐसी घटना निठारी कांड हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की घटना थी। तंदूर कांड हुआ, वो भी ऐसी घटना थी। लेकिन ऐसी घटना एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर कर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे कुकर में जलाता है
और उसे ख़त्म कर देता है, 3 दिन तक साथ रहता है। शायद ऐसी घटना शायद सुनने को ना मिले। इतना क्रूर पति, जिस पत्नी के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई हो, वादे किए हो, आखिर पति इतना क्रूर कैसे हो जाता है? वो सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए लंबे समय तक सेना में सूबेदार से रिटायर होता है और सरकार के डीआरडीओ विभाग में सुरक्षा दे रहा है। ऐसा इंसान देश के लिए और समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये आने वाला कोर्ट बताएगा, न्याय व्यवस्था बताएगी। पुलिस के लिए भी चैलेंज है कि इस मामले में पुलिस क्या सबूत देती है और कोर्ट क्या फैसला करता है।